Now next activity is activity 6.1. Now next activity is activity 6.1. देखो अगर हम एक्टिविटी 6.1 की बात करते हैं तो एक्टिविटी 6.1 में क्या आता है आपको? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 6.1. तो एक्टिविटी 6.1 में क्या कहा जा रहा है आपको? टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स. देखो वेरीगेटेड लीव्स का परफेक्ट एग्जांपल आता है आपका जो मनी प्लांट होता है वो वेरीगेटेड लीव्स. मनी प्लांट की जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? वेरीगेटेड लीव्स. क्या कहा जा रहा है आपको? टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स का मतलब ऐसी लीव जिसमें कुछ पोर्शन जो है ग्रीन है और कुछ पोर्शन क्या है आपका? नॉन ग्रीन. आप समझ पा रहे हो? ठीक है. जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो वेरीगेटेड लीव्स, दिस इज वेरीगेटेड लीव्स. यू कैन सी दैट ये आपका क्या है? वेरीगेटेड लीव्स है. इसमें कुछ पोर्शन आप देख सकते हो यहाँ पर जो लीफ पर है वो ग्रीन है और कुछ पोर्शन क्या है? नॉन ग्रीन है. नॉन ग्रीन. वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं? हैविंग ग्रीन एंड नॉन ग्रीन बोथ पार्ट्स. ऐसी लीव जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं. परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि आपका मनी प्लांट होता है. तो आपको कहा जा रहा है टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और प्रोटोन्स. कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम. अब इस प्लांट को आपको कहाँ रखना है? डार्क रूम में रखना है फॉर 3 days. फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स रीच्ड आउट. स्टार्च हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था. स्टार्च थोड़ा सा फूड होता है जिसको स्टोर करके रखा जाता है टू गेट एनर्जी, ताकि ये सारा का सारा क्या होता है? यूज्ड अप हो जाए. अब क्या करना है आपको? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. अब आपको इस प्लांट को 6 hours तक सनलाइट पर रखना. अब इतना सब होने के बाद आप इस प्लांट से एक लीफ को प्लग करो. ठीक है. आपने एक लीफ को तोड़ा फ्रॉम द प्लांट. मार्क द ग्रीन एरियाज, और जो भी इसके ग्रीन एरियाज है आप उनको मार्क करो. है ना? जो जो ग्रीन एरियाज है उनको क्या करना है? मार्क करना है. एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और फिर उसको एक शीट ऑफ पेपर में आपको एज इट इज ट्रेस करना है. इससे आपको ये बताओ कि भैया कौन कौन सा पोर्शन इसका क्या था? ग्रीन. समझ में आ रहा है? ठीक. जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, आप इसको ऐसे समझो. ये देखो, ये लीव आपकी ऐसे है. ठीक है. तो जो भी इसका ग्रीन ग्रीन पार्ट है, जैसे कि ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, इसको आपने मार्क करना है. इसको आपने क्या करना है? मार्क करना है. ठीक है. और फिर एज इट इज लीव को एज इट इज आपको ट्रेस करना है एक शीट ऑफ पेपर में. आपको ट्रेस करना है एक शीट ऑफ पेपर में. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. फिर क्या कहा जा रहा है आपको? डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट. उसके बाद आप इस लीफ को एक बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट तक के लिए छोड़ें. आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल. फिर आपको क्या करना है? इस लीफ को एक बीकर में डालना जिसमें क्या है? अल्कोहल है. जिसमें क्या है? अल्कोहल. केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ. फिर उस बीकर को वाटर बाथ में रखो और इसको हीट करो. तब तक हीट करना जब तक इस बीकर में जो अल्कोहल है ये आपकी क्या ना होना शुरू हो जाए? ऑयल. अब ऐसा करने से क्या होगा? सुनो. लीफ में जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो ग्रीनिश कलर है इसका, वो खत्म हो जाएगा. तो सारा का सारा अल्कोहल में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व. तो ग्रीन कलर निकालने से लीफ पूरी कैसे हो जाएगी? कलरलेस हो. कैसे हो जाएगी? कलरलेस. व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ? ये तो कलरलेस हो जाएगी. व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि सारा ग्रीन कलर किस में चला जाएगा? अल्कोहल में चला जाएगा. नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. अब आपको क्या करना है? उस लीफ को आयोडीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन में करना फॉर अ फ्यू मिनट. इसको कहते हैं आयोडीन टेस्ट. इसको क्या कहते हैं? आयोडीन टेस्ट. पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन. आपने उसको किस में डाला? आयोडीन में सॉल्यूशन में डाला. फिर लीफ को आयोडीन सॉल्यूशन से निकाला और जो भी उसमें आयोडीन था लीफ में होगा उसको आपको रिंस ऑफ करना है. इसको मैंने कहा कि क्या कहते हैं? आयोडीन टेस्ट. अब आयोडीन टेस्ट होता क्या? पहले थोड़ा सा आप ये समझो. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट हम ये टेस्ट करते हैं कि उस लीफ में स्टार्च है या नहीं. कैसे टेस्ट करते हैं मैं बताता हूँ. अभी तो देखो जब ये सारा का सारा तो लीफ सेम कलरलेस हो गया, लेकिन जहां जहां इसमें ग्रीन कलर था, यानी कि क्या था? क्लोरोफिल, जो आपने मार्क भी किया था, वहां वहां आपको क्या दिखाई देगा? ब्लू कलर, विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. यानी कि जहां जहां ग्रीन कलर था इसका मतलब वहां पे क्या था? क्लोरोफिल था. एंड बिकॉज ऑफ दैट क्लोरोफिल वहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च.
When we remove chlorophyll from the leaf by boiling it in alcohol, जब आपने इसको अल्कोहल में बॉईल किया तो आपने क्लोरोफिल को रिमूव कर दिया था, एंड देन पुटिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, अब आपने उस पर ड्रॉप किसके डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन के। ऐसा करने से क्या होगा, इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और जहां जहां ब्लू कलर होगा वो इंडिकेट करेगा कि वहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च है, और वो वहीं पर इंडिकेट करेगा जहां पर आपका क्या था, क्लोरोफिल, यहाँ पर आपका क्या था, क्लोरोफिल। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, नाउ डिप द लीफ इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये होगा आयोडीन सॉल्यूशन से आपने रिंस ऑफ कर दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ, अब आप लीफ का कलर ऑब्जर्व करो एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग फिगर 6.2। या अब देखो होगा क्या, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये जहां जहां आपका ग्रीन कलर था, जहां जहां आपका क्या था, ग्रीन कलर, वहां वहां आपको कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर। जहां जहां आपका ग्रीन कलर से आपने मार्क किया था, वहां वहां आपको हर जगह पे क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर। वहां वहां आपको हर जगह पे क्या दिखाई देगा, ब्लू कलर। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको, ये क्लियर हो गया, ठीक है। What can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? तो आपको कहा जा रहा है आप इससे क्या कंक्लूड करते हो, आप इससे क्या कंक्लूड करते हो, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड द होल प्रोसेस, और एक स्टेप और आगे जाते हो तो फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज नेसेसरी। समझ रहा है? प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, टू मेक देयर ओन फूड, और फूड कब बनेगा, जब क्लोरोफिल होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, जिसको फिर बाद में स्टोर किया जाता है स्टार्च में। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, चले आगे, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो आपको क्या कहा जा रहा है भाई, जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, massive amount of gaseous exchange takes place in the leaves through pores for the purpose of photosynthesis। लीफ में क्या होता है, आप देख सकते हो पोर्स होते हैं, और आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था, थ्रू दिस पोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यही चीज आपको यहाँ बताई जा रही है, क्या बताया जा रहा है, देखो that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well। ये exchange of gases कहाँ कहाँ पर होता है, stem, root and leaves। Since the large amount of water can also be lost through this stomata, अब यह stomata में से वाटर का लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो तो लीफ, तो प्लांट में फिर नेचुरली क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो ये जो पोर्स होते हैं क्लोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, since large amount of water can also be lost through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट क्या करते हैं, पोर्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग चलती रहती है पोर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये जो स्टोमेटल पोर होते हैं, ये क्या होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं। ये जो स्टोमेटल पोर होते हैं ये क्या होते रहते हैं, ओपन और क्लोज होते रहते हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज a फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। समझ में आ गया, ये जो आपको बीज की तरह शेप दिखाई दे रही है लीफ में, यही गार्ड सेल्स, ये ये जो आपको बीज की तरह शेप दिखाई दे रही है ना, ये है क्या, ये गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स को क्या करना, क्लोज करना, ओपन करना, यही इसका फंक्शन होता है। तो देखो ये लिखा हुआ है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स, अब क्या होता है, द गार्ड सेल्स स्वेल
व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब वाटर अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली स्वेल अप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, कॉजिंग द, जैसे जैसे चीज देखो, ये जैसे मेरे हैंड को देखो, जैसे जैसे स्वेल अप होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, अब जैसे जैसे श्रिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है तो ओपन हो रहा है, और श्रिंक हो रहा है तो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। ये चीज क्लियर होगी, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी 6.2, एक्टिविटी 6.2। देखो एक्टिविटी 6.2 में क्या बताया जा रहा है आपको, एक्टिविटी 6.2 इज, आपको कहा जा रहा है टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। आपको दो हेल्दी पॉटेड प्लांट, आपको क्या लेना है, दो हेल्दी पॉटेड प्लांट। तो अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपको दो प्लांट लेना, समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, और इन प्लांट्स को आपको 3 दिन तक डार्क रूम में रखना। कितने दिन तक रखना है, फॉर 3 days, और 3 days। Then now place each plant on a separate glass plate। अब दोनों को ही अलग अलग ग्लास प्लेट पर रखना है, ठीक है। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लेस अ वॉच ग्लास, यानी कि एक प्लांट के पास आपको एक वॉच ग्लास रखना, ठीक है। क्या कहा जा रहा है आपको, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब KOH, बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। इतनी बात समझ में आ गई। एक प्लांट के पास हमने क्या रखा है, वॉच ग्लास, ठीक है, जिस पर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्यों रखा है ये सुनो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिस प्लांट के पास होगा, ये क्या करता है, ये एब्सॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आप मानते हो ना उस प्लांट को फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही नहीं। और क्या विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। कवर, फिर कहा जा रहा है आपको कवर बोथ प्लांट, cover both plant with separate bell jar as shown in the figure 6.4। use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup is airtight। Vaseline का यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पर एयर ना हो, एयर टाइट हो जाए, कि एयर रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा आ जाएगी, एयर टाइट कर दिया आपने। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, फिर इन प्लांट्स को आपको 2 घंटे तक कहाँ पे रखना है, सनलाइट पे रखना। अब आपको क्या कहा जा रहा है, अब ये सब करने के बाद आपको कहा जा रहा है pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity। तो जिस प्लांट में को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, वहां तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं, तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या स्टार्च फॉर्मेशन होगी, नहीं। टू बोथ द लीफ शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इससे ये कंक्लूजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली समझो, देखो आपने इस तरह से रखा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बेल जार, और ये आपने क्या है, वॉच ग्लास रखा, इस पर आपने क्या रखा, कार्बन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, ये CO2 को एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब CO2। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है, इसमें क्या है, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि इस प्लांट में तो CO2 नहीं है, यानी कि इस ग्लास जार में जो है वो CO2 नहीं है। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड नो फोटोसिंथेसिस। इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज, अभी तक आपने दो एक्टिविटी देखी, एक लीफ वाली वेरीगेटेड लीव्स वाली, और एक प्लांट वाली। परफॉर्म अबव,
Can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? So far we have talked about how autotroph, यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि ऑटोट्रॉफ जो है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करे। तो सिर्फ सनलाइट, क्लोरोफिल यही थोड़ी ना चाहिए होता है, तो वाटर की भी नीड होती है। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, जैसे कि वाटर। वाटर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से मिलता है? वो सॉइल से मिलता है ना। Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. Terrestrial plants कौन से प्लांट होते हैं? Which grows on land. समझ आ रहा है? और जो पानी वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक। समझ पा रहे हो? ठीक है। अदर मटेरियल याद है आपको? अपने 9th क्लास में पढ़ता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है? अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, यानी कि और कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये भी प्लांट कहां से लेता? सॉइल से। एंड नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ये मत बोलना सर सोइल से क्यों ले रहा नाइट्रोजन, तो 78% ऑलरेडी एटमॉस्फेयर पे होती है, डायरेक्टली उस फॉर्म में प्लांट उसको नहीं यूज कर पाते। वो किस फॉर्म में यूज होती है? नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो सोइल से जो नाइट्रोजन होता है वो बीटा एल्बम में बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम, वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तभी इसको प्लांट यूज कर पाता। क्या कहा जा रहा है? देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। क्लियर हो गया? ठीक है। दिस इज टेकन अप, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में लिया जाता है? दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, यानी कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेता है प्लांट। कैसे लेता है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट। और इट इज टेकन अप एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर कैसे लिया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको फिर प्लांट यूज कर सकता है फॉर मेकिंग प्रोटीन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो जी ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थोड़ा बहुत तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था हेटेरोट्रॉफिक, जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि हेटेरोट्रॉफिक होता क्या है। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक की बात करते हैं, देखो हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो मीन्स अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? हेटेरोट्रॉफी की क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हेटेरो का मतलब क्या? तो ध्यान रखो, हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर। एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। क्या समझ आ गया? ठीक है। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। Therefore, the organism it cannot make their own food from inorganic sources and depend on them. तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खुद खाना नहीं बना सकते, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। बताओ इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नहीं होते, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो प्लांट इन्हीं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से तो खाना बनाते हैं। तो ये तो कौन था? इनऑर्गेनिक सोर्सेज से फूड कौन बनाता है? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मीन्स, ऑटो मीन्स खुद, तो खुद पर डिपेंडेंट। समझा क्या? तो ये खुद तो खाना बना नहीं सकते इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, तो फिर ये खाने के लिए क्या होता है? डिपेंड होते हैं ऑन अदर। पहले इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितनी तरह का होता है? ये 3 तरह का होता है। एक होता है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोस। तो अगर मैं सेप्रोट्रॉफिक की बात करता हूँ, इसके एग्जांपल में आता है डेड प्लांट्स। ठीक है, ये किस पर फीड करते हैं? डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे ईस्ट, मशरूम। आपने कई बार देखा होगा जब ब्रेड खराब हो जाती है उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन सी लेयर बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसी का एग्जांपल है। पैरासिटिक में क्या होता है? पैरासिटिक वो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो
फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लाइस, चूहे होती है ना, चूहे होती है, तो बालों में होती है चूहे, तो क्या करती है वहां से न्यूट्रिशन लेते रहती है। या मॉस्किटो का कह लो, मॉस्किटो का जो हमारी बॉडी पे ब्लड सक करता रहता है वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फीड ऑन अनदर लिविंग, टेप वॉक, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। फिर थर्ड आता है होलोजोइक, इसमें हम लोग आते हैं या अमीबा आता है। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, इसमें हम इंजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स और एनिमल। फिर से रिपीट करते हैं, कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है, 3 टाइप ऑफ। पहला सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक में क्या होता है कि डेड प्लांट्स दैट डिकेइंग एनिमल बॉडी। सेप्रोट्रॉपिक क्या होता है, डेड प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग एनिमल। इसका एग्जांपल हो गया सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है, फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक टेपवर्म, लाइस या मॉस्किटो भी कह सकते हो उसमें। होलोजोइक में क्या होता है, इंजेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को, फॉर एग्जांपल इसमें आता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। चलो जी, अब इसको समझते हैं क्या है। तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको, अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक की बात करता हूं, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज by which the food is taken in and used by the organism. Some organism break down the food material outside the body. कुछ organism क्या करते हैं कि फूड को बाहर ही ब्रेक कर देते हैं and then absorb it, and then absorb it. ये स्पेशल केस है, स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। परफेक्ट एग्जांपल इसमें आता है मशरूम, पता क्या, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। भाई आप क्या करते हो, हमारी बॉडी में फूड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर ही ब्रेक होता है, प्रोसेस तो यही होता है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड को बाहर ब्रेक करता है। एग्जाम्पल क्या आएगा, ईस्ट, मशरूम, ये सारे फिर एब्जॉर्ब करते हैं, समझा क्या। तो सम ऑर्गेनिज्म, क्या कहा जा रहा है आपको, some organism break down the food material outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread mold, yeast and mushroom. तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको ये मिलता है मशरूम। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, while making notes ये स्पेशली आपको मेंशन करना है, समझना क्या। जब आपको नोट्स मिलेंगे वहां पे भी आपको चीज मिलेगी, अदरवाइज आप भी जब रिवाइज करोगे तो लाइन टू लाइन में ये स्पेशल जो हाईलाइट कर रखा है इन चीजों को, और मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ये अलग से आपने नोट्स में मेंशन कर, क्या मेंशन करोगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को बाहर ही ब्रेक करते हैं फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। एग्जांपल्स आर फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, बाकी क्या करते हैं, पूरा का पूरा मटेरियल पहले बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड दैट बॉडी, फिर अंदर बॉडी उसको ब्रेक। ये समझ में आ गया। अच्छा, और क्या होता है, सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, जैसे कि पैरासिटिक हो गए, जैसे कि पैरासिटिक। अब ऐसा ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें हो गया लीस टेपवर्म, ये हो गया पैरासिटिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। क्या कहा जा रहा है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर। ये तो हम लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज यूनिसेलुलर, अनदर वन इज मल्टीसेलुलर। एग्री करते हो, ठीक है। सी द फूड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, पहले मैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात, इसकी बात करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, amoeba takes in food using temporary finger like extension of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuum, पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं।
देखो ये अमीबा का स्ट्रक्चर। अब अमीबा क्या करता है, जैसे ही एक फूड पार्टिकल को देखता है तो वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है, उसको ट्रैप करता है। कैसे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। और ये इसको फिर क्या करता है, एंगल्फ करता है, पिघल जाता है। पिघल जाता है और फिर ये फूड पार्टिकल जैसे इसकी बॉडी में जाता है तो कहाँ पर जाता है, फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में फिर क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स इस पर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और इससे एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। और फिर वेस्ट जो होता है वो बॉडी से किसी भी पोर्शन से रिलीज होता है। यूनिसेलुलर में ये पढ़ा था ना, जो स्पेसिफिक नहीं होता कि जैसे हमारी बॉडी में तो माउथ से इनटेक होता है, इस तरह से होता है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा स्ट्रक्चर देखने में आपको एक जैसे ही लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है आपको। See that amoeba takes the food using temporary finger-like projection. मैंने क्या कहा, इसको क्या कहते हैं, pseudopodia. Temporary finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle. तो ऐसे उसने बनाया ना finger-like projection, which fuse over the food particle, which fuse over the food particle. जैसे मान लो ये food particle है तो यह आपका finger-like projection बन, ठीक है, finger-like extension of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. फिर उसको एंगल्फ कर लिया। फिर जैसे ही वो बॉडी के अंदर गया तो बॉडी के अंदर क्या बन गया, एक फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर क्या आ गया, ये आपका फूड पार्टिकल आ गया। इस पे मैंने कहा अलग अलग एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका फूड वैक्यूल है और इसके अंदर ये क्या है, आपका फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल है तो इसमें क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स जो मतलब एंजाइम्स होता है वो इस पे एक्ट करता है और इससे क्या करते हैं, एनर्जी को, ठीक है। साइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होता है ये ब्रेक होता है इनटू सिंपलर वन व्हिच देम डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। और सिंपलर वन में कन्वर्ट होके किस पे डिफ्यूज हो जाता है, साइटोप्लाज्म। रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, यानी कि एक्सक्रिएट हो जाता है। अमीबा की तरह ही एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या होता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी यही केस होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका अमीबा, कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। इन पैरामीशियम विच इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर होता है सिंगल सेल, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल है। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप, इसमें भी सेल की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया व्हिच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। लेकिन आपको जो अच्छे से क्लियर करना है वो क्या है, अमीबा। इसी तरह से प्रॉपर सारा एक्सप्लेनेशन देना है और ये डायग्राम आपको बनाना है जो मैंने आपको दिखाया। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन एनिमल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये स्ट्रक्चर बनाओगे और वो एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए एक तो ये डायग्राम को समझना जरूरी। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या बताया जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। पहले ये देखते हैं। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूँ तो देखो ये जो जा रही है आपकी, ये तो माउथ से लेके बिल्कुल नीचे एनस तक जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं इसको बिल्कुल ही, अब देख पा रहे हो इस चीज को, समझ पा रहे हो, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल और ये पूरा माउथ से होते हुए नीचे कहाँ तक जाती है, एनस तक। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है।
फिर आपको क्या कहा जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देन ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स, various regions are specialized to perform different function, various regions are specialized to perform different function। अब देखो एक एक्टिविटी आती है 6.3, इस एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, टेक 1 मिलीलीटर स्टार सॉल्यूशन, आपको 1 मिलीलीटर स्टार सॉल्यूशन लेना है। कैसे लेना है, 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, कितनी टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, 2, कितनी टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, 2। तो दिस इज द टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन एड 1 ml saliva टू द टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में आपने 1 ml क्या ले लिया, स्लाइवा। पहले जो आपने इसमें लिया वो क्या लिया है, स्टार सॉल्यूशन। टिल नाउ व्हाट वी हैव टेकन इन दिस टेस्ट ट्यूब, स्टार सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या किया है, एक 1 ml स्टार सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब, तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या है, से ये आपका जो है स्टार सॉल्यूशन, ये भी क्या है आपका स्टार सॉल्यूशन, ये हो गया आपका स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। फिर कहा जा रहा है एड 1 ml saliva टू द टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में आपने और क्या ऐड कर दिया, 1 ml saliva। तो मान लेते हैं इस पे मैंने ऐड कर दिया 1 ml saliva, दो चीजें आ गई टेस्ट ट्यूब ए में, क्लियर हो गया, ठीक है। Add 1 ml saliva to the test tube and leave both test tube undistributed for 20 to 30। अब एक में तो सिर्फ स्टार सॉल्यूशन है और एक में स्टार के साथ साथ क्या है, 1 ml saliva। अब 20 से 30 मिनट तक आप दोनों टेस्ट ट्यूब को एज इट इज छोड़। फिर क्या कहा जा रहा है, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। याद है आयोडीन सॉल्यूशन क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। इन दिस टेस्ट ट्यूब यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। अब किसमें ऑब्जर्व करोगे, टेस्ट ट्यूब विदाउट स्लाइवा, इसमें स्लाइवा नहीं था, उसमें कलर चेंज होगा, यानी कि उसमें तो स्टार्च है, इसमें तो स्टार्च है। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब ए में जो स्टार्च था वो तो नहीं है, अब क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ स्लाइवा। अब हुआ क्या ये समझो, स्लाइवा कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, स्लाइवा ने क्या किया, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। जो आप बॉडी यूज करते हो ना ग्लूकोज, तो खाना आपने लिया, इनटेक किया, समझो वो स्टार्च हमारी टंग में मतलब कि एंजाइम होता है स्लाइवरी एमाइलेज, उसने क्या रिलीज किया, स्लाइवा, और उस फूड का जो आपका वो स्टार था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, शुगर। दैट इज व्हाई ऑन आयोडीन टेस्ट इधर भी सी लेस कलर, या तो यहाँ पे बहुत कम कलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, या आपको कोई कलर दिखेगा ही, और नो कलर चेंज, और नो कलर चेंज। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये अब आगे चलते हैं। अब तो क्या कहा जा रहा है, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, naturally the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture। भाई माउथ से आप क्या करते हो, फूड को क्रश करते हो, टीथ होता है, टीथ से फूड को क्या करता है, क्रश करते हैं। फूड जो हमारे माउथ में क्या करता है, रोल करता है, स्लाइवरी एमाइलेज उसको, स्लाइवा क्या करता है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। फूड इज ऑल्सो वेटेड, इससे फूड क्या होता है, वेट हो जाता है, टू मेक इट पैसेज स्मूथ, ताकि जब फूड जो एलिमेंट्री कैनाल, इसको फूड पाइप भी कहते हैं, वहां से जब वो ऐसे ट्रांसफर होता है तो स्मूथली ट्रांसफर। व्हेन वी ईट समथिंग, व्हेन वी ईट समथिंग तो क्या होता है, स्लाइवा सीक्रेटेड, सीक्रेटेड का मतलब प्रोड्यूस, जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो स्लाइवा को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। पहला स्टेप देखो यहाँ से शुरू हुआ, व्हेन वी ईट समथिंग, जैसे आपने कुछ खाया तो स्लाइवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज कर दिया, स्लाइवा। यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। फूड भी इंजेस्ट, फूड भी इंजेस्ट, वो क्या होता है, ब्रोकन हो जाता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, broken into smaller atoms with the help of a biological catalyst called enzymes। जो हमारी बॉडी में enzymes होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं,
वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है देखो, स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवा जो होता है उसमें एक एंजाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज। वो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं स्टार्च के, उनको ब्रेक करके एक सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक सारा प्रोसेस समझ में आ गया आपको? यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात? चले आगे। ठीक है, नाउ lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। अब देखो, फूड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर। अब वो फूड पाइप से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कैनाल की जो लाइनिंग्स होती है, यानी कि जो इसमें मसल्स होते हैं, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, जिससे क्या होता है, फूड आगे आगे की तरफ जाए। ये जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स होते हैं, इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होती है। क्या होता है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ मसल्स। समझ आ गया? क्या देखो क्या लिखा हुआ है, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स। क्या होते हैं, मसल्स होते हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिकुड़ जाना, rhythmically in order to push the food forward, and these peristaltic movement occur all along the gut का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपकी पेरिस्टेटिक मूवमेंट। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई आपकी पेरिस्टेटिक। तो देखो ये होता क्या है, मैं इसको डिटेल में समझते हैं। अगर मैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट की बात करता हूँ, पेरिस्टेटिक मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स हमारे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है इन द फूड पाइप। इन द फूड पाइप, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, और यहाँ देखो बिल्कुल पतला है ना, यानी कि यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्ट हो। बस वो ऐसे रिलैक्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते होते सो दैट फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक स्मूथली मूव करे। और इस मूवमेंट को जो कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पेरिस्टेटिक। व्हाट इज पेरिस्टेटिक मूवमेंट? इट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द फूड पाइप which brings the food down the pipe and into the stomach. It is a zigzag, it is a zigzag movement की तरफ। देख पा रहे हो इस चीज को, समझ पा रहे हो? मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ ये देखो मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, और यहाँ देखो क्या हो गया, रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट होगी चीज तो आगे की तरफ जाएगी, जब वो आगे जा रही तो ऐसे हो गया, फिर आगे आगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो इससे क्या होता है, फूड इजीली स्मूथली जो है वो आगे की तरफ पैसेज पे मूव करता है। मूव करता करता काम पहुंच जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो हम क्या कहते हैं, गट। ठीक है, these peristaltic movement occur all along the gut। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। from the mouth the food is taken, from the mouth the food is taken to the stomach। अब वो फूड जो है पेरिस्टेटिक मूवमेंट की हेल्प से कहां पर आ गया, स्टमक में आ गया, थ्रू द फूड पाइप। फूड पाइप को और क्या कहा जाता है, इसोफेगस। फूड पाइप को और क्या कहा जाता है, इसोफेगस। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, फिर से देखते हैं। आपने क्या किया, इनटेक ऑफ फूड किया, ठीक से आपने उसको क्रश किया, टंग में उसकी रोलिंग हुई, स्लाइवरी माइलेज एंजाइम ने क्या किया, स्लाइवा प्रोड्यूस किया। स्लाइवा प्रोड्यूस होने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो गया। सिंपल शुगर से फिर वो फूड पाइप से होता हुआ थ्रू पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहां पर आ गया, आपका स्टमक में आ गया। पाइप को और क्या कहता है, ईसोफेगस। यहाँ पे सारी बातें क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चलो। देन डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब क्या है, फूड कहां पर आ गया है, स्टमक में आ गया। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। द डाइजेशन इज फूड इज टेकन बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो तीन चीजें रिलीज करती है, ध्यान से सुनना। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आपने समझा? स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है,
प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। और गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें रिलीज करती है, मैं आपको ये बता रहा था। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्सिन। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन, ऐसे याद रहेगा। थर्ड म्यूकस। अब तीनों का अलग अलग फंक्शन। देखो जो एसिड होता है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो कि इंजाइम के एक्शन के लिए जरूरी है। यानी कि आप ऐसे समझो, इंजाइम्स का एक्शन तभी हो पाएगा डाइजेशन वाला, तब उन्हें एसिडिक मीडियम मिले। तो वो किसने दे दिया, वो HCl ने दे दिया। समझ आ रहा है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है। यानी कि क्या काम होता है इनका, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन ये अपना काम, जैसे आपने एक छोटा सा वो देखा, जैसे आपने पिक्चर देखी है ना, कोई मिल गया, उसको जादू होता है, उसको क्या चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है, तभी वो अपना कुछ काम कर पाएगा। समझ लो इनको भी क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम, तभी अपना काम कर। तो वो एसिडिक मीडियम किसने प्रोवाइड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो दो चीजें समझ में आ गई। HCl ने क्या प्रोवाइड किया, एसिडिक मीडियम, किसके लिए, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन ने फिर क्या किया, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। अब काम आता है सर म्यूकस का क्या काम होता है। देखो अगर जो एसिडिक मीडियम होता है, हाईली एसिडिक होने की वजह से हमारा जो स्टमक वॉल्स है वो कोरोडेड हो सकता है, तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है। Mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid। ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज देखो, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या रिलीज किया उसने, HCl। क्या रिलीज किया, HCl का एक काम तो क्या होता है कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एक काम क्या होता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो दूसरा काम क्या होता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा काम क्या होता है, टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। एसिडिक मीडियम किसको प्रोवाइड करता है, पेप्सिन को, सो दैट प्रोटीन कुड बी डाइजेस्टेड। और म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, चले आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखो, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर मसल्स। ठीक है। विच अभी क्या करती है, विच रिलीज इट इन द स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है वो कहां पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी मसल से जाता है, स्फिंक्टर मसल्स। और कैसे जाता है, छोटे धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी में जाता है, ऐसे नहीं एक साथ जाता है। जिस मसल से जाता है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस मसल के थ्रू जाता है, क्या बोलोगे, स्फिंक्टर मसल। क्लियर हो गया आता है, ठीक है। और किस किस क्वांटिटी में जाता है, स्मॉल। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इतना समझ में आ गया, फूड कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आप क्या कहोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्लियर हो गया। ये मत बोलना सर, एक तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। The length of the small intestine differ in various animal depending on the food we eat। अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म इस तरह का फूड खाते हैं जिसका डाइजेशन ज्यादा मुश्किल होता है, उन ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा बड़ी होती है। जैसे हार्बीवोर्स, वो सेलुलोज ईट करते हैं, ग्रास वगैरह। सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है ज्यादा डिफिकल्ट, ज्यादा टाइम लगता है, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो ज्यादा होती है। फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल कार्निवोर्स होते हैं, वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है कंपेयर टू द साइक्लोज। तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो क्या रहता है, छोटा रहता है। देखो यही कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested। ये बात समझ में आ गई। Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter, smaller intestine। Shorter, smaller intestine। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। Now what happened? The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, protein and fat। यानी कि जो पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा क्या, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर।
इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ द लीवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए किससे हेल्प मिलती है? लीवर से और पैनक्रियास। द फूड कमिंग आउट फ्रॉम द स्टमक वो एसिडिक होता है ना, एसिडिक, क्योंकि इसमें क्या था? HCl। एंड हैज, उसको एल्कलाइन करना होता है, उसको क्या करना होता है? एल्कलाइन करना होता है। इतनी बात समझ में आ गई? जो फूड जो आता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन, और एल्कलाइन करने के लिए किसकी हेल्प से एल्कलाइन होता है? बाइल, जो किसने रिलीज किया? लीवर। समझ में आ गया? ठीक है, तो वो एल्कलाइन किसकी हेल्प से होता है? बाइल जूस की हेल्प से। फॉर द फूड कमिंग आउट फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, उसको एल्कलाइन, देखो स्टमक में जब फूड गया वहां पे जो एंजाइम था कौन सा था? पेप्सिन। उसको एक्ट करने के लिए तो चाहिए था आपको कैसा मीडियम? एसिडिक, उस पर एक्ट करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं इनको कैसा मीडियम चाहिए होता है? एल्कलाइन। पहले दोनों का फर्क समझ पा रहे हो? पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। एसिडिक। पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक। वो किसने दिया? HCl ने। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स होते हैं? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाज में कौन से एंजाइम रिलीज किए? पैनक्रियाटिक। समझ पा रहे हो? पैनक्रियाटिक। पैनक्रियाटिक एंजाइम को कैसे मीडियम चाहिए? एल्कलाइन। अब वो एसिडिक एल्कलाइन कैसे हुआ? बाय बाइल जूस। बाइल जूस किसने प्रोड्यूस किया? लीवर। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या कहा जा रहा है, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर accomplish this in addition to the acting on fat. Fat are present. Fat are present in the intestine in the form of a large globules. देखो आप जो खाना खाते हो उसमें फैट होता है। ग्लोब्यूल समझते हो, जैसे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले नहीं होते वैसे होता है। जब वो फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में जाता है, इसमें जाता है लार्ज। उस पे तो पूरा डाइजेस्ट होगा नहीं, नहीं होगा ना। तो देखो क्या कहा जा रहा है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ ए लार्ज ग्लोब्यूल्स which makes it difficult for enzymes to act on। तो एंजाइम्स उस पर एक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा? ब्रेक। उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे एंजाइम उसको पूरी तरह से काम कर, उसको डाइजेस्ट कर पा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ओके, वहां तक भी सारी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। Pancreas, pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes। pancreas क्या सीक्रेट करता है? सीक्रेट का मतलब प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। उसमें क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। वहां पे क्या था? स्टमक में पेप्सिन। ये सिन वाले जितने सा प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिन भी क्या करता है? को डाइजेस्टिंग प्रोटीन, यानी कि समझ लो पूरी तरह से वहां पे डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, कौन करेगा? ट्रिप्सिन। एंड लिपेज, लिपेज का क्या काम होता है? इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक कर। एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द इमल्सिफाइड फैट। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विद सीक्रेटेड इंटेस्टाइनल जूस। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू एमिनो एसिड। कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज। और फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो तीन चीजों की बात हुई थी ना, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। क्या हुआ? प्रोटीन किस पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज की हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 से जो पढ़ रहे हैं, अब जाके देखो वो कन्वर्ट कहां पे कन्वर्ट हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यही था ना, प्लांट में क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट्स टू स्टार्च। और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में यही कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते, ठीक है। Then next part is the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi। ये जो विली होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे जैसा गुंदा हुआ आटा होता है ना, उसमें उंगलियां मारो। जब आप उंगलियां मारोगे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ये भी सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लाइक क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे डाइजेशन का जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो बढ़ जाता है। तो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। विली क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। विली में क्या होता है? बहुत ज्यादा सप्लाई रहती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड ही तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर था।
अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो एब्जॉर्ब फूड है वो सभी सेल्स पे किसके थ्रू जाएगा, ब्लड वेसल्स के, यानी कि ब्लड के थ्रू। Which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue। जहां पर ये जो फूड होता है इसको किस तरह में यूटिलाइज किया जाता है, टू ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। अच्छा, बात होगी अनएब्जॉर्ब्ड फूड, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। The unabsorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from the material, and the rest of the material is removed from the body by anus, and the exit of this material is regulated by anal sphincter। तो ये आपका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस समझ में आ गया। तो न्यूट्रिशन हमारा complete। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture। Thanks for watching this video। So bye, take care and have a great day।